नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है यानी कि भरण पोषण। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में मेंटेनेंस को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या पति पत्नी एक दूसरे से पैसे यानी कि भरण पोषण मांग सकते हैं? कोर्ट किसे मेंटेनेंस देता है? कितनी राशि मिलती है? मेंटेनेंस और एलिमनी में क्या फ़र्क है? दोस्तों आज की वीडियो में हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मेंटेनेंस को पूरी तरह से आसान भाषा में समझेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि मेंटेनेंस क्या होता है। दोस्तों मेंटेनेंस भरण पोषण का मतलब है कि विवाह संबंध में या विवाह टूटने पर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को जीवन निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता देना। यह सहायता कोर्ट तय करती है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जब शादी विवाह संबंध एक दूसरे से कोई अलग होना चाहता है तो जो कमज़ोर पक्ष यानी कि पत्नी अपने पति से जीवन निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता हेतु कुछ पैसे या धन की मांग कर सकती है, जिससे वो अपना जीवन निर्वाह आसानी से चला सके। दोस्तों देख लेते हैं कि मेंटेनेंस किन सेक्शंस में दिया गया है। दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस मुख्य रूप से 3 जगह पर दिया गया है। दोस्तों पहला है कि सेक्शन 18 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, पत्नी का भरण पोषण मैरिटल लाइफ के दौरान। दोस्तों यह मैरिटल लाइफ के दौरान दिया जाता है। दोस्तों दूसरा है कि सेक्शन 24 इंटरिम टेम्परेरी मेंटेनेंस यानी कि केस के चलने के दौरान खर्च। दोस्तों तीसरा है कि सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, डिवोर्स या डिग्री के बाद जीवन भर का मेंटेनेंस। दोस्तों आइए देख लेते हैं कि सेक्शन 24 में क्या बताया गया है। इंटरिम मेंटेनेंस यानी कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। दोस्तों यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जब कोर्ट में डिवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन चल रहा हो और पति या पत्नी में से कोई फाइनेंशियली कमज़ोर हो तो वह सेक्शन 24 के तहत मेंटेनेंस की मांग कर सकता है या मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। दोस्तों कौन इसकी मेंटेनेंस की मांग कर सकता है? पत्नी, पति, हाँ पति भी मांग सकता है। दोस्तों इसमें क्या मिलता है यानी कि मासिक मेंटेनेंस, केस चलने का खर्च। दोस्तों इसमें यह भी बताया गया है कि कोर्ट के आधारों पर जो मेंटेनेंस की धनराशि है वो तय करती है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि दोनों की आय और कमाई देखी जाएगी, जीवन शैली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाएगा। दोस्तों पति पत्नी की आवश्यकता क्या है, इसमें यह भी चीज़ देखी जाएगी, और बच्चे की जिम्मेदारी किस पर है यह भी देखी जाएगी, और संपत्ति, नौकरी और यानी कि उसका आय का स्रोत क्या है, यह सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। इस आधार पर ही कोर्ट मेंटेनेंस तय करती है। दोस्तों अब देख लेते हैं कि सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। दोस्तों यह तलाक के बाद दिया जाता है। इसको कौन मांग सकता है? दोस्तों इसको तलाकशुदा पत्नी मांग सकती है, तलाकशुदा पति भी मांग सकता है। दोनों के पास कुछ कानूनी अधिकार दिए गए हैं। यह कैसे मिलता है यानी कि एक मुश्त राशि पर भी मिल सकता है और हर माह मंथली भी मिल सकता है। दोस्तों कोर्ट किन बातों को देखता है? जैसा कि दोस्तों ऊपर बताया गया है कि कोर्ट दोनों की आय देखता है, नौकरी और अर्निंग कैपेसिटी, उम्र और सेहत, बच्चों की जिम्मेदारी, विवाह की अवधि, गलती किसकी थी, क्रूरटी और डिसर्शन आदि। दोस्तों अब देख लेते हैं कि वाइफ का मेंटेनेंस सेक्शन 18 के तहत किस प्रकार मिलता है। यदि महिला अपने पति के साथ नहीं रह रही हो लेकिन फिर भी वह मेंटेनेंस पा सकती है। किन परिस्थितियों में? यदि पति क्रूर हो, दूसरी शादी कर ले, या पत्नी को छोड़ दे, या पत्नी को मेंटेन न कर पाए, या पति का इमोरल लाइफ स्टाइल अलग हो, भिन्न हो, यानी कि या फिर पति का धर्म परिवर्तन कर दिया गया हो या पति ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो। हालांकि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा यदि वह स्वयं गलत संबंध अडल्ट्री में हो, या बिना उचित कारण के पति को छोड़ दे, या फिर वह स्वयं अर्निंग कर रही हो और सेल्फ सफिशिएंट हो। दोस्तों इन तीनों आधारों पर पत्नी को मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दोस्तों अब देख लेते हैं कि मेंटेनेंस किसे नहीं मिलता।
दोस्तों देख लेते हैं कि पत्नी मेंटेनेंस किसे नहीं मिलता। पत्नी एडल्ट्रेस लाइफ में हो, या पत्नी पत्नी बिना कारण पति को छोड़ दे, पत्नी स्वयं कैपेबल हो और कमाई पर्याप्त हो, या फिर पति पत्नी झूठी जानकारी दे रहा हो, एक दूसरे को झूठी जानकारी दे रहे हो। दोस्तों अब देख लेते हैं कि मेंटेनेंस की राशि कैसे तय की जाती है। दोस्तों जैसा कि ऊपर बताया गया कि कोर्ट कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है बनाता, लेकिन आमतौर पर यह पति की आय का 25 से 30% तक राशि उसकी वाइफ को मेंटेनेंस के तौर पर दी जाएगी, या फिर हर केस फैक्ट्स पर निर्भर होता है। लंप सम कंपनसेशन कितना भी दिया जा सकता है। दोस्तों अब देख लेते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों पहला है हस्बैंड भी मेंटेनेंस मांग सकता है। दूसरा है मेंटेनेंस बदल भी सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है कोर्ट के थ्रू। तीसरा है रीमैरिज होने पर मेंटेनेंस बंद हो जाता है। दोस्तों अगर कोई पति या पत्नी है और उन्होंने विवाह विच्छेद यानी कि डिवोर्स ले लिया है और एक दूसरे ने अलग अलग किसी और अन्य पार्टनर से शादी कर ली हो, तो इसका जो रीमैरिज होने पर मेंटेनेंस है वो बंद हो जाता है। दोस्तों चौथा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकते हैं। पांचवा है कि फॉल्स केस होने पर कोर्ट मेंटेनेंस डिनाई कर सकता है। दोस्तों ये कुछ आज की हमने वीडियो में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस को सेक्शन 24 और 25 से लेकर पूरे कानून को एक साथ समझा। यदि आप चाहते हैं कि मैं हर सेक्शन को अलग अलग डिटेल्स वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद दोस्तों।